नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात मुद्दे की कर लेते हैं। अब गंगाजल से कोरोना के इलाज को लेकर उम्मीदें जगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने आईसीएमआर और एथिकल कमेटी से 4 हफ्ते में ये जवाब मांगा है। कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद इस पर शोध करने वाले बीएचयू के डॉक्टर बेहद उत्साहित हैं और उनका दावा है कि ये डेल्टा प्लस पर भी कारगर है। कोरोना की पहली लहर के साथ ही गंगा किनारे बसने वाले लोगों पर इस महामारी के कम प्रभाव ने चर्चा का विषय बना दिया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने इस पर शोध करके बाकायदा गंगाजल से एक नेजल स्प्रे तक बना डाला और दावा किया कि स्प्रे के इस्तेमाल से कोरोना को हराया जा सकता है। इस इलाज के दावे के पीछे गंगाजल में पाए जाने वाले वायरोफेज को जिम्मेदार ठहराया गया है और महज 20 रुपए की लागत से गंगाजल का नजल स्प्रे तैयार किया गया है। इस संबंध में आगे के शोध और ह्यूमन ट्रायल के लिए रुकावट होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर अब इस संबंध में आईसीएमआर और भारत सरकार के एथिकल कमेटी के 6 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है, जिसके बाद से एक बार फिर 10 महीनों से रुके इस दावे को हवा मिल गई है कि गंगाजल से कोरोना का इलाज होगा और रिसर्च टीम के बीएचयू के डॉक्टर भी इससे काफी उत्साही दिखाई दे रहे हैं। अब तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर कोरोना जैसी जानलेवा महामारी का इलाज नहीं खोज पाए हैं। केवल बचाव के लिए वैक्सीन तो है, लेकिन बीमार होने पर लक्षण के अनुसार दवाई ही इसका उपयोग करके उपाय निकाल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी का पूरी जड़ से खत्म करने के लिए इलाज और दवा अभी भी छिपी है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और अब भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों की जो उम्मीद है गंगाजल, उससे कोरोना का इलाज संभव है, ऐसी उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि बीएचयू की एक टीम ने, डॉक्टरों ने यहां पर इस पर शोध किया था और गंगाजल से एक नेजल स्प्रे भी बनाई थी, लेकिन उसके ट्रायल को मंजूरी नहीं दी गई थी, जिसके बाद एक वकील ने, उन्हीं के बीएचयू के ही एक वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक दाखिल की थी याचिका और इस याचिका पर अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आईसीएमआर और एथिकल कमेटी से 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब शोधकर्ताओं में भी काफी उत्साह है और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं अगर अब आईसीएमआर और एथिकल कमेटी जवाब देती है कोई भी, तो उन्हें ये जो गंगाजल की स्प्रे है इसका ट्रायल करने के लिए अनुमति मिल सकती है और लोगों के लिए ये बेहद फायदेमंद हो सकती है। इसी के साथ मात्र कोरोना पर ही नहीं, इस समय कोरोना के कहर के कारण जो सबसे ज्यादा खतरनाक संक्रमण है डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसे बताया जा रहा है, उस पर भी कारगर गंगाजल को बताया गया है। और इसका कारण है कि गंगाजल में जो फेज मिले हैं, वायरोफेज जो मिले हैं, उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। वायरोफेज के जरिए कोरोना का इलाज संभव है, ये बताया गया है और इसको लेकर शोधकर्ताओं ने तमाम बातें भी रखी है और एक उन्होंने ट्रायल भी इसको लेकर किया था और इस ट्रायल में ये था कि वहां पर जो भी गंगा किनारे लोग थे, जो रोजाना गंगा का जल पीते थे, गंगा का पानी पीते थे और उसी के साथ रोजाना उसमें स्नान करते थे, उनको लिया गया और एक और दूसरे लोगों को लिया गया जो गंगा जल में नहीं रहते थे। तो जब पाया गया शोध में, तो उन्होंने बताया कि गंगा जल से जितने भी लोग रोजाना पीते हैं वो उनमें कोरोना का वायरस नहीं है और जो दूसरे लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 2 की उनमें से मौत भी हुई थी। ये शोध डॉक्टरों ने किया था, जिसके बाद तमाम चीजें सामने आई हैं और गंगाजल को इलाज के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए से। सर, बहुत स्वागत है आपका। चावला साहब, ये जो अब बात सामने आई है, हालांकि 10 महीने पहले भी ये दावा किया गया था कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है, ये इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानना चाहेंगे सर। देखिए, जहां तक ये बात है कि गंगा एक बहता पानी है और उसमें कई कई ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे हो सकते हैं जिससे थियोरेटिकली हम सोच सकते हैं फायदा हो सकता है। आफ्टर ऑल नदियां हैं, नदियों में ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिसमें कि कुछ ऐसा, उसमें एल्गी भी होते हैं, उसमें दूसरे फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जा सकते हैं
तो लेकिन ऐसा कोई भी दावा करने से पहले ये एक सिर्फ महज एक कहानी नहीं होनी चाहिए। उसका जैसा कि हम हमारी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में हम्म। किसी भी दवा को स्वीकार करने से पहले जब तक डबल ब्लाइंड, प्लेसिबो, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स ना हो जाएं तब तक उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहने को कह दिया कि हाँ जी, जो गंगा किनारे लोग थे उनमें से जिन्होंने पानी पिया उनको आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया और जिन्होंने नहीं पिया उनका पॉजिटिव आ गया। बट इसको किसी भी प्रमाण देने से पहले मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जब तक उसको अच्छे से स्टडीज ना कर ले तब तक एज ए डॉक्टर हम उसको अप्रूव नहीं करते। तो अब मैं कहूंगा इसके लिए आईसीएमआर इन्वॉल्व है और कुछ कुछ सुना भी है, वो कर रहे हैं। एक नेजल स्प्रे का भी बातचीत की गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि टिल द टाइम इट इज नॉट प्रूवन तब तक उसको इलाज के रूप में ना पेश किया जाए ताकि लोग उससे गुमराह भी ना हो। और ऐसा नहीं कि इंसान ने वही अपनी गंगा जल से इलाज किया जा रहा है उसको नुकसान हो गया। तो बिल्कुल। वी मस्ट कैरी ऑन मोर स्टडीज। डॉक्टर चावला, इसमें जो फेज की बात की गई है, वायरो फेज एक बात की गई है जो जिसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि उससे इलाज संभव है। आखिर ये वायरो फेज क्या है, ये जरा समझाइएगा। देखिए, ये भी एक अभी जिसने भी एक क्लेम किया है उसको ये माना गया है कि वायरोफेज इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट उस जब तक उसकी दोबारा से वही कहा जाएगा डबल ब्लाइंड मल्टी सेंट्रिक स्टडीज नहीं हो जाएंगी तब तक हम ऐसा नहीं मानेंगे। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जब तक स्टडीज स्वीकार ना करे तब तक इवन बायोफेज को भी अभी ऐसा कोई क्लेम हमारे पास शायद आया भी नहीं है और अभी हम ऐसा क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये बायोफेज कोरोना वायरस को टोटल डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये भी सोचो, जो गंगा एक लंबी नदी है, कहां से कहां तक जाती है। तो आप सोच के देखिए कि हजारों लाखों लोग उसके तट पे रहते हैं जो कि सुबह शाम वहां नहाते भी होंगे और शायद वहां म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है कि नहीं आता वो पानी भी पीते होंगे। तो ऐसा कोई अभी तक देखने को नहीं आया कि एक खास बेल्ट में केसेस बिल्कुल नहीं हुए और एक खास बेल्ट में केसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को और या रिसर्च कम्युनिटी को इसको अच्छे से स्टडीज करके इसको पेश किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर चावला, गंगा जो है उसे एक पवित्र नदी हमारे भारत में माना जाता है और हमारी संस्कृतियां संस्कार उसके साथ जुड़े हैं। क्या अगर इस तरीके का दावा जो किया गया है संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सकता है, इससे ये भी कहा जा सकता है? देखिए, जहां तक हमारी देश की हिंदू धर्म की संस्कृति है उसमें गंगा का विशेष स्थान है कि कहा जाता है कि ये शिव की केसों से निकली थी वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक व्हेन इट कम्स टू विश्वास और धर्म एक तरफ और संस्कृति भी एक तरफ, और जहां तक उसको दवा के रूप में माना जाना, जब तक उसकी स्टडीज ना हो जाएं तब तक नहीं कह सकते। और जहां तक आपका कहना है कि लोग इससे खुश होंगे, तो मैं समझता हूं कि वाई अगर किसी एक नदी से हो सकता है तो क्या वो इसी नदी में है या दूसरी नदियों में भी है या दूसरी बड़ी नदियां विदेशों की हैं उनमें भी है कि नहीं है। तो इसको जब तक हम स्टडीज ना कर लें कई किस्म के पानी का तब तक कुछ भी ऐसा कहना गलत होगा। बिल्कुल। डॉक्टर चावला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईसीएमआर और जो एथिकल कमेटी है उनसे 6 हफ्ते में जवाब मांगा है इस पर जो याचिका दाखिल की गई थी कोर्ट में। उसमें अब क्या लगता है कि क्या जवाब हो सकते हैं और क्या वाकई ये जो शोधकर्ता है इनको इजाजत मिलनी चाहिए इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए? आई वुड अगेन रिपीट, इसका एक ही जवाब है, हमारा विश्वास इतना ज्यादा है। आप जानती हैं जो इलाज नाम की चीज है उसमें विश्वास का क्या महत्व बहुत होता है और इस विश्वास नाम के महत्व को इवन हमारा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम भी इनकार नहीं कर सकता। तो जो वहां के आसपास रहते हैं उनकी तो गंगा एक नदी नहीं है बल्कि गंगा मैया है। उस विश्वास को हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइंटिफिक बेसिस तब तक, जैसे कि आपने कहा है कि 6 हफ्ते का समय मांगा गया है, तो आई वुड से कि जब तक ये स्टडी पूरी हो ना जाए तब तक कुछ भी लोगों का विश्वास करना या मीडिया का उसको फ्लेयर अप करवाना हल्का सा गलत होगा। आई वुड से कि लोग, हमारे देश के लोग बहुत ही भोले हैं और आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी काफी लोग शिक्षा कम है या अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इसलिए जब तक इसको अच्छे से आईसीएमआर जवाब दे ना दे तब तक इसको इलाज के रूप में माना जाना बिल्कुल ही गलत होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर चावला, देखिए कई वैक्सीन भी अब हमें मिलने वाली है, जाइडस कैंडिला की भी वैक्सीन आने वाली है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट फिलहाल चल रहा है वो बहुत ज्यादा संक्रामक है और उस पर दवाइयां भी असर नहीं कर रही है, ये भी कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा।
देखिए मुस्कान, इस टर्म जो हमारी देश की वैक्सीन स्थिति आने वाले दिनों में काफी बेहतर होने वाली है। हम्म। देखिए अब तक हम शायद 35 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं। 3 वैक्सीन अच्छे से मौजूद हैं, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक। मॉडर्ना वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है और इवन फाइजर की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिलने वाला है, देने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। इसके अलावा 2 वैक्सीन, एक नोवावैक्स और एक कैडिला वैक्सीन, दे बोथ आर वेरी गुड वैक्सीन। अभी तो फिर वो क्या है पासवर्ड बन के बाहर नहीं आई हैं तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन दे आर सपोज टू बी इवन मोर इफेक्टिव देन द। जी ठीक है डॉक्टर चावला, हमारे साथ एएस खोखर साहब भी मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए से। बहुत स्वागत है सर आपका। खोखर साहब बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जो ये चीजें सामने आई है, अब गंगाजल पर दावा किया गया है कि गंगाजल से कोरोना का इलाज संभव है, आप इस पर क्या कहेंगे? लॉक कर रखा है। खोखर साहब आवाज मिल पा रही है आपको? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी, उस पर कोर्ट ने आईसीएमआर और एथिकल कमेटी से 6 हफ्ते का जवाब मांगा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन उनको दोबारा जोड़ेंगे और बातचीत उनसे जारी रखेंगे, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो अब बहुत ज़्यादा संक्रामक हो गया है और इस पर डॉक्टर से चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देता है, क्योंकि जिस तरीके की बातें अब देश में सामने आ रही है, जिस तरीके से डॉक्टर नरेश चावला ने भी बताया कि भावनाएं हमारी बहुत ज़्यादा है गंगा मैया से, गंगा जल से, लेकिन सबसे पहले शोध पूरा होना चाहिए और अगर शोध पूरा नहीं होता है उससे पहले इस तरीके की किसी भी बात पर विश्वास करना सही नहीं होगा। और ये वाकई बात है भी, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हैं, हमने देखा लोग अंधविश्वास में किस तरीके से चले जाते हैं। कई बार हमने देखा कि बजरंग दल की ओर से भी तमाम चीज़ें की गई, लोग हवन करवा रहे हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा भगवान है वो डॉक्टर्स हमारे लिए हैं और इन्हीं डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ बनाई हैं उस पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। इस तरह से अंधविश्वास में जाकर चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती हैं। हो सकता है कि गंगा जल में या और नदियों में इस तरीके के फेस पाए जाएं और इलाज भी संभव हो, लेकिन उससे पहले इसका ट्रायल करना, ह्यूमन ट्रायल करना, तमाम चीज़ों का शोध करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीएचयू के डॉक्टर्स द्वारा ये तमाम बातें कही गई थी कि गंगाजल से कोरोना का इलाज संभव है और इसकी अब उम्मीद भी जग गई है तमाम लोगों में कि गंगाजल से इलाज कोरोना का संभव हो पाएगा। इसी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी और अब इस याचिका पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और आईसीएमआर और एथिकल कमेटी से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। चलिए खोखर साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। खोखर साहब बहुत स्वागत है आपको एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद मैम। सर, जिस तरीके से अब यह दावा किया गया है कि गंगाजल से अब कोरोना का इलाज संभव है, इतना ही नहीं बीएचयू के डॉक्टर्स ने तो ये भी कह दिया है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उस पर भी गंगाजल जो है वो प्रभावी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ऐसा मैडम, मैंने भी उनका जो पेपर है वो पढ़ा है। उसकी लास्ट लाइन देखो, उन्होंने कहा है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, अदरवाइज इन जनरल जो है दिस इज one study, small study with very small sample. We cannot say scientifically whether the Ganga water has this antiviral effect or not. ये उन्होंने सिर्फ एक छोटी स्टडी की है 200-300 पेशेंट लेके, और उसमें भी एनवायरमेंट्स में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। एक गंगा जल नहीं है, ठीक है, वो लोग गंगा पानी पीते हैं, नहाते हैं, सब लोग पीते हैं, और ये आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि भाई इतने लोग तो पानी पी रहे हैं, इतने नहीं पी रहे। वहां वाराणसी में सब रह रहे हैं, हर आदमी जो है पानी पी रहे हैं। दूसरा उन्होंने बैक्टीरियोफाज का है, बैक्टीरियोफाज ठीक है, पानी में होते हैं, गंगा में भी है, दूसरे नदियों में भी है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि वो ये कहे कि जी कोविड-19 के अगेंस्ट वो इफेक्टिव है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। हाँ, गंगा जल का हम सब जो है हम मानते हैं, गंगा हमारी मैया है, गंगा नदी है, पवित्र नदी है, पानी साफ है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन उसको एक साइंटिफिक उसमें उतारना इतना आसान नहीं है जब तक आप पूरी स्टडी ना करें। तो ये बहुत छोटी सी स्टडी है, इसके आधार पर कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकालना वो ठीक नहीं होगा।
बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी मौजूद है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए से। इनसे भी जब बात की तो इन्होंने भी तमाम यही बातें कही थी कि फिलहाल इन चीज़ों पर जो ज़्यादा भावनाएं हैं वो जुड़ी तो हुई हैं, लेकिन इन पर विश्वास करना अभी इतना ज़्यादा सही नहीं होगा। डॉक्टर चावला, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी। हम मेडिसिन की बात कर रहे थे सर, दवाइयाँ जो हैं वो अब लगातार हमारे देश में आ रही हैं, लेकिन इतनी दवाइयों में मैं जानना चाहूँगी कि सबसे प्रभावी कौन सी दवाई है? हमने कोवैक्सीन, कोविशील्ड लोगों ने लगवाई है, उसमें भी अब तमाम ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ वैक्सीन पर, कुछ वेरिएंट पर ये वैक्सीन प्रभावी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावी अब कौन सी वैक्सीन हमारे लिए हो गई है? मुस्कान, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, अभी तक हमने एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी किसी भी वैक्सीन को दूसरे से बेहतर नहीं कहा है, बिकॉज ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है। कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है और स्पुतनिक भी है, और 4 वो वैक्सीन जो भी हमें हिंदुस्तान में लैंड करनी है। बट फॉर पब्लिक कंजम्पशन वी आर प्रमोटिंग दैट विच एवर वैक्सीन यू गेट, दे ऑल आर इक्वली गुड। सो मेरे लिए ऐसा कह पाना कि एक दूसरे से बेहतर है, ये गलत होगा। हालांकि कोवैक्सीन के लिए, इसके लिए जो परसों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक उन्होंने क्लेम किया है लंदन से कि कोवैक्सीन इसके लिए थोड़ी बेहतर है, लेकिन इस क्लेम को भी पूरी तरह आईसीएमआर में नहीं माना गया है। एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी, एज ए आईसीएमआर स्टेटमेंट, वी आर नॉट कॉलिंग एनी वैक्सीन बेटर देन द अदर। वी आर सेइंग जो वैक्सीन, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन का लोड अभी बहुत ज्यादा होना है। अभी तक हमने महज 35 करोड़ वैक्सीन लगाई हैं, जो कि हमें दिसंबर अंत तक 94 करोड़ करना है। तो दैट मींस इट इज अ वेरी वेरी टॉल। खोखर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। गंगाजल पर हमने बात की, तमाम जो शोधकर्ताओं ने ये बातें सामने आई हैं उन्होंने कही है। अब जिस तरीके से आईसीएमआर और एथिकल कमेटी से 6 हफ्ते का जवाब मांगा गया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये जवाब मांगा है, इसमें क्या आईसीएमआर का जवाब होना चाहिए और क्या होगा? क्या वाकई अब इजाजत मिलेगी इसके शोध के लिए? ऐसा मैम, कोई भी आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कंक्लूजन दिया है इस पे आईसीएमआर, मैं सोचता हूँ यही जवाब देगा कि ये दिस इज स्मॉल स्टडी और इस पे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुद भी कहा है, एक पॉसिबिलिटी दिखाई है। उन्होंने लास्ट अपनी लाइन जो लिखी है उसमें कहा है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस कोरोना वायरस। एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी जैसे उन्होंने कंपेयर किया है कि भी हमारे देश में दूसरे देशों के बजाय या इन्फेक्टिविटी कम है, वो ठीक है। वी आर क्लोज टू द नेचर। हमारे छोटे से बच्चे बचपन में ही जो है रात रेत में खेलने लग जाते हैं, तो उससे उनकी इम्यूनिटी बन जाती है। तो उसमें पानी भी है, हवा भी है, हाइजीनिक जो कंडीशंस हैं, खाना पीना है, हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है, ओपन में रहते हैं, ज्यादा धूप में रहते हैं, ये सब चीजें जो है एनवायरमेंट की इफेक्ट करती है इम्यूनिटी को। तो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें हम ये सिंगल आउट नहीं कर सकते कि जी पानी का ये रोल है या हवा का ये रोल है। नो, वो तो सारा एनवायरमेंट टोटल है। तो आईसीएमआर का भी यही कहना होगा कि ठीक है, अगर इस तरह की कोई बात है तो और रिसर्च करें, लेकिन इस छोटे से सैंपल पे, इस रिसर्च पे कोई कंक्लूजन निकालना वो ठीक नहीं होगा। लेकिन खोखर साहब देखिए, जिस तरीके से नेजल स्प्रे भी गंगाजल से बनाया गया है, मात्र 20 रुपये उसकी कीमत बताई गई है। यानी कि इस पर शोध होता है और अगर ये चीजें साफ होती हैं कि गंगाजल से इलाज हो सकता है, तो आमजन को बहुत ज्यादा इससे सहूलियत मिल सकेगी, क्योंकि जो दूसरी वैक्सीन है वो काफी भारी संख्या में मिल रही है और जो इतनी ज्यादा महंगी ये वैक्सीन मिल रही है। और फिलहाल ये जो 20 रुपए की वैक्सीन होगी, गरीब लोग जो हैं, वो आम जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकेंगे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है मैडम, लेकिन गंगाजल है या कोई भी चीज है, उसको जो मेडिसिन के रूप में अगर यूज करेंगे तो उसके ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिस तरह से हम वैक्सीन का कर रहे हैं। कोई भी मेडिसिन हो, उसके जो ना हमारे साइंटिफिक एक प्रोसीजर है जिसमें डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं। सपोज हम पानी का एक नेजल स्प्रे बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें बाकायदा ट्रायल्स करने पड़ेंगे और तब कहीं फाइनली जो है वो पेटेंट बनेगा। ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि स्प्रे बना दिया, यूज कर लिया। नो, पब्लिक यूज के लिए करने से पहले आपको जो ना डिफरेंट जो रिसर्च के फेजेज हैं, ट्रायल्स हैं, उनके द्वारा गुजरना पड़ेगा और फिर जो वो ये साबित हो जाए हाँ ये रियली दिस इज इफेक्टिव, ओनली देन कैन वी कैन रिकमेंड इट फॉर जनरल यूज एंड फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, डॉक्टर चावला भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से अब तीसरी लहर की अगर बात कर लें, तो
कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है। इस पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सर, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हम जब वैक्सीन पर बात करते हैं और फिलहाल जो लोगों की लापरवाहियां सामने आ रही है, आमजन की लापरवाही, हम खुद लापरवाही कई बार करते नजर आते हैं, तो तीसरी लहर से बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और आपके नजरिए में कब तक तीसरी लहर आने की संभावना है? कि हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड से 2-3 महीने लेट चल रहा है, तो उस हिसाब से जब दूसरी लहर आई थी तो दिसंबर में वहां दूसरी लहर आई थी और हमारे देश में ऑलमोस्ट मार्च में हमें इन्फेक्ट कर गई थी। तो आई वुड से उस हिसाब से तो हम कहेंगे कि इट इज सेम एनीवेयर नियर बिटवीन सितंबर या अक्टूबर में ये हो सकता है, लेकिन दावे से कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और चूंकि पहले की स्थिति, सेकंड लहर से पहले की स्थिति और तीसरी लहर से पहले की स्थिति में फर्क है। उस टाइम हम वैक्सीनेट नहीं हुए थे, अब 35 करोड़ हम वैक्सीनेट हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है, आई वुड से ऑलमोस्ट 60-65 लाख वैक्सीनेट हो जाएंगे। प्लस जिन लोगों को पहले कोविड-19 हो चुका है उनको एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सो ये दो चीजें हमें बचाएंगी। और तीसरा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताते हुए कि हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितना हमने सेकंड लहर में हमने भुगता है, आई थिंक इट वाज हेलिश। इससे बुरा हो नहीं सकता जो हम लोग सब लोगों ने सड़कों पे लोगों को मरते हुए देखा है, अस्पतालों में वगैरह वगैरह। तो आई पर्सनली बिलीव दैट अभी कोई दावे से कहना बिल्कुल ही मुश्किल होगा, लेकिन थर्ड लहर जिसका कि हम डर रहे हैं, तो हम कहेंगे हम डरिए नहीं, बस कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोरोना के नॉर्म्स फॉलो कर लें और वैक्सीनेशन अच्छे से करवा लें। यही दो चीजें हमें बहुत बचाएंगी। बिल्कुल बचाएंगे भी, लेकिन देखिए किस तरीके की लापरवाही हम करते नजर आ रहे हैं सर। दिल्ली में जिस तरीके की हमने स्थिति देखी, धीरे धीरे चीजें अनलॉक की तरफ बढ़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो मेन बाजार है वहां पर लक्ष्मी नगर, उसके आसपास के बाजार जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर लापरवाही बरतते नजर आ रहे थे। खोकर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके की जो लापरवाहियां हैं लोगों की, आखिर जनता इस तरीके से लापरवाह क्यों हो जाती है? हमने तमाम स्थिति देखी है सर, हमसे कोई चीज छिपी नहीं है। हमने गंगा में बहती लाशें भी देखी हैं, हमने अस्पतालों के बाहर मरते लोगों को भी देखा है। उसके बाद भी जब हम इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो तीसरी लहर में स्थितियां जो है वो और ज्यादा बदतर हो जाती हैं। बेहतर है कि हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर स्थितियां ऐसी होंगी तो बहुत ज्यादा लापरवाही जनता के सामने आ रही है। ऐसा है मैडम, आम जनता है उनका जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसकी कमी है, उनको जो मेडिकल एजुकेशन होनी चाहिए वो नहीं है, मेन कारण ये है। और अब जैसे उनको सबको पता है कि भाई हम दूसरी लहर में हमारी जनता में कितनी नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं, कितने लोग पीड़ित हुए हैं, कितने सफर किए हैं, उसके बावजूद भी लापरवाह, क्योंकि वो उनका ये नहीं सोचते कि बाजार में नहीं जाना, भीड़ में नहीं जाना, ये जो है एक अननेसेसरी अपने आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन नहीं, कारण यही है कि उनको साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, उनको ये नहीं अंदाजा कि आप जाएंगे बीमारी लाएंगे, आपका परिवार, आपका प्रियजन, आपके बच्चे कल को पीड़ित हो सकते हैं, उनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। लेकिन नहीं, अभी जैसे अब दिल्ली में आप जैसे कह रहे हैं कि लक्ष्मी नगर का मार्केट बंद करनी पड़ी क्योंकि एकदम इतनी भीड़ थी। और एक मार्केट नहीं, दिल्ली में किसी भी जगह आप देख लीजिए, किसी भी मार्केट में, किसी भी मॉल में इसी तरह से भीड़ है। लोग समझ नहीं रहे कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको बतला रहे हैं बार बार, उसको चाहिए। वैसे ये है, इसमें हमारी सभी संस्थाएं, एनजीओ है या गवर्नमेंट है, जितनी भी संस्थाएं, इवन हमारे जो सरकारी ऑफिस है उनमें भी कर्मचारियों को, और इवन जो दूसरी संस्थाएं हैं, इन सबको ये पब्लिक को मोटिवेट करना चाहिए कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और भीड़ से बचें। जब तक बहुत आवश्यक काम ना हो घर से ना निकलें। बिल्कुल, और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, और इसी के साथ साथ मास्क का प्रयोग करना तो बेहतर होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग ये चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। डॉक्टर चावला, आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके की स्थितियां हम देख रहे हैं सर, वैक्सीन हम लगा रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके की लापरवाहियां सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा वैक्सीन लेना भी इतना प्रभावी नहीं होगा अगर हम लापरवाही करते नजर आएंगे तो। देखिए, वैक्सीनेशन का अपना इफेक्ट है, लेकिन जो सो कॉल्ड सोशल वैक्सीन या कोरोना नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने कई देशों में देखा है, छोटे देश हैं, हांगकांग, ताइवान, इजराइल, न्यूजीलैंड, जापान,
उन लोगों ने इस जीवन शैली को अपना लिया है। बार बार लॉकडाउन नहीं लगाए जा सकते। तो मैं आपके दर्शकों को इतना ही कहना पसंद करूंगा कि आप एवरेज प्रिकॉशंस लेके चलिएगा और उससे हम अवश्य बचेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमें तीसरी लहर आनी जरूरी है। अगर हम बचाव अच्छे से करेंगे, प्लस जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वी आर बेटर प्रोटेक्टेड बाई वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कई बार आप 100 पैसे नहीं बचते हैं, लेकिन 70-80% तक बचाव हो जाता है। उससे कम से कम हम आईसीयू में नहीं पहुंचेंगे, डेथ नहीं होगी। जो डिसीज हमें होती भी है वैक्सीन के बाद, वो एक माइल्ड डिसीज होती है। अगर हम इस किस्म के सारा कुछ मानेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो महज एक डर सा हम लोगों के जहन में बैठा हुआ है, उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। बट कोई भी इंसान ये मत सोचे कि मैंने टीका लगवा लिया तो अब मैं खुलेआम घूम सकता हूँ। ये टोटली गलत है। मैं आपके दर्शकों को मैं बार बार कहूंगा, अपना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, इन चीजों को जरूर अपनाइएगा। वो अननेसेसरी सड़कों पे मत आइएगा अगर आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सही बातें कही हैं डॉक्टर चावला आपने और खोखर साहब आपने भी, क्योंकि तमाम जो स्थिति हमने देखी है उसको लेकर कोरोना का जो बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उसका पालन करते हैं तो हो सकता है खोखर साहब, जिस तरीके से चावला साहब ने कहा कि हम तीसरी लहर को आने से भी रोक सकते हैं अगर हम इस चीज़ का पालन कर लें। हालांकि पूरे तरीके से नहीं रोक पाएंगे, तो जिस पीक पर आने की बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा संक्रमण की बात की जा रही है, उसे तो हम कम कर ही सकते हैं। मुस्कान, आई लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट। जी अगर मुस्कान, मैं इतना कहना पसंद करूंगा। मैं आऊंगी चावला साहब आपके पास, एक बार खोखर साहब से मैं जवाब ले लूं। खोखर साहब, हमारे पास तीसरी लहर को रोकने के 2 साधन हैं। एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वैक्सीनेशन की हमारी कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता, उतने वैक्सीन जितने हमें चाहिए, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर 18 से ऊपर भी, यानी जो अडल्ट हमारी पॉपुलेशन है वो 90 से 95 करोड़ के करीब है, 93.5 करोड़। तो समझो इनको करने के लिए हमें 200 करोड़ जो है वैक्सीन चाहिए। तो इतनी बड़ा मात्रा में वैक्सीन प्राप्त करना, मैन्युफैक्चर करना, फिर पहुंचाना, तो दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस। और हमारे इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है। बिल्कुल, लेकिन जो चीजें हैं, बिल्कुल जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। मैं माफी चाहूंगी डॉक्टर चावला साहब आपसे, मतलब समय थोड़ा कमी है समय की, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन पाई। मैं बहुत माफी चाहूंगी सर आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया खोखर साहब और चावला साहब आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और तमाम जो जानकारी और जिम्मेदारी से आपने बातें कही है उसके लिए। बहरहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।